मार्केट लीडर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉनील मुखर्जी। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान। हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर राकेश अरोड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर मक्वारी कैपिटल सिक्योरिटीज। आपको बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर अरोड़ा। कई सालों से आप इक्विटी मार्केट्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहला सवाल आपसे यही है जो इस समय लोग बाजार में जानना चाहते हैं। निफ्टी को हमने 5500 तक जाते हुए देखा, फिर 6200 तक आ गया और फिर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। तो बाजार में जो उथल पुथल है, जो वॉलेटिलिटी है, ये बाजार को कहां लेके जा रही है? क्या डायरेक्शन है बाजार का यहां से? मेरा ये मानना है कि जो इंडियन मार्केट्स है वो एक मल्टी ईयर बुल रन में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि जो आज हमारी जीडीपी ग्रोथ चल रही है, जो लास्ट क्वार्टर में आई है 4.5%, उससे मुझे उम्मीद है कि 3 से 4 साल में हम 7 से 8% के दायरे में वापस पहुंच जाएंगे। तो अभी जो मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो दर्शा रही है कि करीबन 5.8 to 6% जीडीपी ग्रोथ के बारे में दिखा रही है वैल्यूएशन। तो जैसे जैसे 7 और 8% जीडीपी ग्रोथ के बारे में संभावनाएं बढ़ने लगेगी तो मार्केट की री रेटिंग होती रहेगी। तो हम लोग का जो 12 महीने का टारगेट है वो 6,900 है निफ्टी पे, जो कि अभी भी यहाँ से करीबन 10-12% का अपसाइड है इस साल के लिए। और फिर इलेक्शंस पे डिपेंड करेगा कि किस तरह से मार्केट बिहेव करता है 2014 में। लेकिन इलेक्शंस के बाद अगर थोड़ी भी स्थिर सरकार आती है तो वापस से हम लोग ऊपर की तरफ चलने लगेंगे मार्केट के अंदर। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो मार्केट है इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है लिक्विडिटी? अगर आप देखेंगे एफआईएस ने पिछले साल भी करीब $25 बिलियन डाल दिए, इस साल भी कुछ $12-13 बिलियन ऑलरेडी आ गया है। तो क्या ये लिक्विडिटी जारी रहेगी आपको लग रहा है? क्योंकि एक कंसर्न जो अब दिख रहा है लोगों को फेडरल रिजर्व की स्टेटमेंट से आ रहा है कि शायद जो बॉन्ड बाइंग का प्रोग्राम था उनका, जो क्वांटिटेटिव ईजिंग हमने देखा है पिछले 3 से 4 साल में, शायद उस पर धीरे धीरे ब्रेक लग सकता है। तो क्या आपको लगता है लिक्विडिटी चलती रहेगी? अगर वहां पर वो लोग रोक देते हैं तो क्या कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, ऐसा है कि कभी ना कभी तो ये प्रोग्राम ख़त्म होना ही है और केवल उसकी टाइमिंग की बात है कि ये 6 महीने में होगा या साल भर में होगा। तो वो डिपेंड करेगा कि यूएस इकोनॉमी किस तरह से कितनी मजबूती में कितनी जल्दी आती है। और मेरा ये मानना है कि अभी 6 से 8 महीने में तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये प्रोग्राम ख़त्म हो पाएगा। और तब तक इंडियन मार्केट में भी, इंडियन इकोनॉमी में भी मजबूती के रुख का पता लग जाएगा। और मेरे हिसाब से उसी के बलबूते पे इन्फ्लोज जारी रहेंगे। तो थोड़ा बहुत कम हो सकते हैं, बट इन्फ्लोज कम हो जाएंगे इंडिया के लिए, ऐसा देखना मुश्किल पड़ता है। तो आप भारतीय बाजारों में इतनी लिक्विडिटी को देखते हुए और जो आपका टारगेट है 6,900 का एक साल के अंदर, क्या आप एक करेक्शन नहीं देखते हैं बाजार में? देखिए, ऐसा कि थोड़े बहुत करेक्शन तो आते जाते रहेंगे, बट मेरा ये मानना है कि मार्केट जो है वो करीबन जैन-फेब में जाके करीबन पीक आउट होगा, क्योंकि तब हम इलेक्शन के काफ़ी नज़दीक होंगे और तब लोग ये उलझन में लगे होंगे कि कौन सी सरकार बनेगी और अगर वापस से कोई गठबंधन आता है तो वो कितना स्थिर रहता है। तो उसके ऊपर मार्केट में थोड़ी नर्वसनेस रह सकती है अगले साल। बट अभी तक जो रिफॉर्म गवर्नमेंट ने किए हैं उसका जो इफ़ेक्ट है वो सेकंड हाफ में दिखाई देगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में आंकड़े जो है वो मजबूती की तरफ इशारा करेंगे और उसको देखते हुए मार्केट भी ऊपर जाने की उम्मीद है। तो अगर किसी को भारतीय बाजारों में निवेश करना था तो क्या उसके पास अब सही मौका है? क्योंकि यहाँ से भी अगर आप देख रहे हैं कि अपसाइड अभी है काफ़ी, अगर आप 6,900 के लेवल्स दे रहे हैं, 7,000 के लेवल दे रहे हैं, तो ये भी ऑलमोस्ट 20% ऊपर है जो हम इस समय जिस लेवल के आसपास हैं। तो क्या सही मौका है अभी खरीदने का, धीरे धीरे खरीदने का? या तो मेरा ये मानना है कि अब जो भी अगर कहीं गिरावट आती है बाजार में तो उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाना चाहिए और इन्वेस्टर्स को हर डिप में एक्यूमुलेट करना चाहिए स्टॉक्स को, क्योंकि जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है। तो बाइंग ऑन डिप्स, गिरावट पे खरीदना ही कॉल है हमारा। लेकिन ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि जो गाइडलाइंस हैं सेबी की और मिनिमम शेयर होल्डिंग की 25% में, तो उसमें कई सारी कंपनियां ऑफर फॉर सेल लेके आ रही हैं। तो कई सारा नया पेपर भी आप देख रहे हैं कि आ रहा है बाजार में। तो आपको लगता है कि लिक्विडिटी जो आ रही है क्या उसकी ओर भी बढ़ेगी थोड़ी सी? क्या जितना बाजार में बढ़ना चाहिए था बाजार को, शायद बाजार उतना ना बढ़ पाए? क्या ये एक थोड़ा सा रोक सकता है बाजार की तेज बढ़त को? ये जो सेबी का जो गाइडलाइन है वो 3 जून तक उसको कंप्लीट करना है और करीबन $2 बिलियन यानी कि 10,000 करोड़ के आसपास का स्टॉक कंपनीज बेचने के लिए बाजार में हैं अगले 2 हफ्ते में। एंड ऑब्वियसली इसका थोड़ा बहुत असर मार्केट पे रहेगा और मार्केट यहाँ पे स्टैग्नेट कर सकता है, क्योंकि जो नया पैसा आ रहा है वो इन नए स्टॉक्स में जाएगा। दूसरा, जो हमारा एफआई इन्फ्लोज है वो करीबन महीने का करीबन $1.3 बिलियन की रन रेट पे चल रहा है।
तो जब $2 बिलियन की इकट्ठी सेलिंग अगर एक दो हफ्ते में दिखाई देगी तो जाहिर सी बात है कि मार्केट थोड़ा नीचे आएगा। और इसके बाद गवर्नमेंट भी अपना डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम तैयार रखे हुए है 40,000 करोड़ का, तो उससे भी काफ़ी प्रेशर पड़ सकता है अगले 2-3 महीने में। तो मेरे हिसाब से एक तो गवर्नमेंट अब किस तरह से अपने डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम को लेती है उससे ये असर रहेगा कि भाई मार्केट कितनी स्पीड से ऊपर जाते हैं। बट ये सब जो अभी पेपर सप्लाई आ रहा है इसमें काफ़ी अच्छे पेपर्स भी हैं जिसमें निवेशक उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनको एक अच्छे भाव में एंट्री करने का मौका मिल रहा है। ये बताइए कि रुपया एक और बड़ी चीज़ है जिसको बाजार के पार्टिसिपेंट्स क्लोजली वॉच करते हैं, और हमने देखा कि पिछले साल जब इतना पैसा आया तो रुपया मजबूत हुआ डॉलर के मुकाबले, लेकिन इस बार ऑलमोस्ट अब जैसे हम बात कर रहे हैं 12 से 13 बिलियन डॉलर आ चुका है एफआईज का, लेकिन रुपये को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये 55 और उसके इर्द गिर्द घूमता जा रहा है। ऐसा क्यों इतनी एफआई की इनफ्लो के बावजूद रुपए को मदद मिलती हुई नहीं दिख रही? देखिए, ऐसा हो रहा है कि जो ये क्वांटिटेटिव ईजिंग की जो ख़त्म होने की संभावना यूएस में बन रही है उसके लेकर लोगों को लग रहा है कि अब जो डॉलर की प्रिंटिंग जो चालू थी वो बंद हो जाएगी और डॉलर की जो सप्लाई अवेलेबल थी उतनी रहेगी नहीं। तो डॉलर जो है वो केवल इंडियन करेंसी या रुपए के हिसाब से ही नहीं बढ़ रहा है, बाकी सब करेंसीज के हिसाब से बढ़ रहा है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये एक ट्रेंड है जो अभी देखा जा रहा है और हमारा मानना है कि रुपया जो है वो 54 से 56 के बीच में स्थिर रहने की उम्मीद है। और जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा उस हिसाब से रुपये स्ट्रेंथन करेगा। तो अगले 2-3 साल के हिसाब से तो रुपया 50 की तरफ जाने की उम्मीद है, बट अभी पिछले अगले 2-4 महीने 6 महीने तक 54 से 56 के बीच में ही कंसोलिडेट होगा। चलिए हम लेते हैं फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ये खास बातचीत जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। अगर बाजार में इतनी रैली आनी है तो ये जानना जरूरी हो जाएगा कि कहां पर निवेश करना चाहिए। देखिए, ऐसा है 35% ऑफ मार्केट बैंक्स है और बैंक्स को इग्नोर किया नहीं जा सकता है। तो बैंक्स हमारा सबसे ज़्यादा ओवरवेट सेक्टर जो मॉडल पोर्टफोलियो हम लोग बनाते हैं उसमें बैंक्स ही सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में है। अब इसके अंदर यह है कि आप प्राइवेट बैंक्स लें या पब्लिक सेक्टर बैंक्स लें। ऑटो में हमने देखा एक स्लो डाउन है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक्स हाई बनाने लग गए हैं। तो लोगों को अब समझ नहीं आ रहा है स्टॉक मार्केट में ऑटो के स्टॉक्स हाईस कैसे बन रहा है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स की उम्मीद ये बन रही है कि इंटरेस्ट रेट कट तो आगे पिकअप होना ही है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए लोग जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं जैसे ऑटोज़ हैं या रियल एस्टेट होता है इसमें निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट लीडर्स में आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ बने हुए हैं खास मेहमान मिस्टर राकेश अरोड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर मक्वारी कैपिटल सिक्योरिटीज। मिस्टर अरोड़ा, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बाजार की और आपने कहा कि एक साल के अंदर आप 6,900 निफ्टी में देख रहे हैं। तो अगर बाजार में इतनी रैली आनी है तो ये जानना जरूरी हो जाएगा कि कहाँ पर निवेश करना चाहिए। मैं सबसे पहले बैंक्स को टच करना चाहता हूँ। बैंक्स में दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो इंटरेस्ट रेट हम देख रहे हैं धीरे धीरे कम हो रहा है, दूसरा काफ़ी सारी ऐसी बैंक्स हैं अब सरकारी बैंक्स भी जहाँ पर उनके एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट लेवल जो है वो कम होते जा रहे हैं। जो पहले हम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को देखते थे, लेकिन अब सरकारी बैंक भी ऐसा कर रहे हैं। क्या बैंक्स पर आपकी नज़रें हैं? अगर हाँ तो किस तरह का अपसाइड यहाँ पर पॉसिबल है अगले एक साल के अंदर? अब बैंक्स, देखिए ऐसा है 35% ऑफ मार्केट बैंक्स है और बैंक्स को इग्नोर किया नहीं जा सकता है। तो बैंक्स हमारा सबसे ज़्यादा ओवरवेट सेक्टर जो मॉडल पोर्टफोलियो हम लोग बनाते हैं उसमें बैंक्स ही सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में है। अब इसके अंदर यह है कि आप प्राइवेट बैंक्स लें या पब्लिक सेक्टर बैंक्स लें, तो क्योंकि हमारी जो रिकवरी है वो अभी एक नेसेंट स्टेज पे है, एकदम शुरुआती दौर है रिकवरी का, तो इसलिए हम पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ जाने को अभी इन्वेस्टर्स को नहीं बोल रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि आप जो लार्ज कैप जो बैंक्स हैं जैसे SBI हो गया या एक्सिस बैंक है जो कि इन्वेस्टमेंट साइकिल की तरफ लिवर्ड है, आप उन बैंक्स में अभी इन्वेस्ट करिए। छोटे बैंक्स वगैरह थोड़े समय के बाद देखा जाएगा, जब थोड़ी रिकवरी और इम्प्रूव हो जाएगी तो उस समय PSU बैंक्स की तरफ और ध्यान दिया जाएगा। बट अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स से निकल के थोड़ा इन बिटवीन SBI एक्सिस बैंक की तरफ आने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं सिर्फ लार्ज कैप बैंक से रहना चाहिए, मिड कैप जो है उनसे थोड़ा दूर रहें? थोड़ा सा दूर रहें तो बेटर रहेगा। इंटरेस्ट सेंसिटिव्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑटो में हमने देखा एक स्लो डाउन है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक्स हाई बनाने लग गए हैं। तो लोगों को अब समझ नहीं आ रहा है कि अगर फंडामेंटल में हम स्लो डाउन देख रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में ऑटो के स्टॉक्स हाईस कैसे बन रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऑटो कुछ पसंद है आपको? देखिए, ऐसा कि RBI ने तो काफ़ी हॉकिश स्टांस रखा हुआ है और वो इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी धीमी गति से काट रहे हैं,
बट इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति की दर जो है काफ़ी जोर से गिरी है और उम्मीद से ज़्यादा गिर गई है। तो इसलिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स की उम्मीद ये बन रही है कि इंटरेस्ट रेट कट तो आगे पिकअप होना ही है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए लोग जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, जैसे ऑटोज़ हैं या रियल एस्टेट होता है, इसमें निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे हिसाब से अभी इसमें और मजबूती का दौर देखा जा सकता है। तो मारुति और टाटा मोटर्स इसमें से दो स्टॉक हैं जिसमें हम काफ़ी बुलिश हैं। टू व्हीलर्स हम लोग कहेंगे कि थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि टू व्हीलर्स में कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। तो वहाँ पे और सैचुरेशन भी थोड़ा सा मार्केट में आने लगा है। टू व्हीलर्स में लोग ज़्यादा फोर व्हीलर्स लेना चाहते हैं, तो फोर व्हीलर्स की डिमांड थोड़ी बेहतर रहेगी। तो हमारे हिसाब से मारुति और टाटा मोटर्स बेटर स्टॉक हैं एज़ कम्पेयर टू आपके टू व्हीलर्स। ये बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट थी जो ये लोग कर रहे थे। सिर्फ एक इशू था, वो है कर्ज। थोड़ी सी बैलेंस शीट जो है वो लेवरेज रहती है इनकी। क्या आपको इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं? देखिए, ऐसा है कि अपॉर्चुनिटी तो है ही। जिस तरह जब ये कंपनीज डील लेवरेज करेंगी तो काफ़ी कंपनीज मल्टी बैगर की तरह निकल के आएंगी। बट मेरे हिसाब से अभी हम लोग वहाँ पहुँचे नहीं हैं। जैसा मैं कह रहा था कि अभी हमारी जो इम्प्रूवमेंट है इकोनॉमी, वो एकदम लो लेवल पे है। तो अभी हम 6-8 महीने दूर हैं उस स्टेज से कि हम एकदम ऑल आउट ऐसी लिवर्ड कंपनीज को जाके खरीदें। अभी मौका है कि हम बड़ी कंपनीज लाइक L&T है, IDFC है या क्यूमेंस है, ऐसी बड़ी कंपनीज में निवेश करें जो कि पहले ऊपर जाएंगी, उसके बाद इन छोटी कंपनीज का नंबर लगेगा। मैं अब दो डिफेंसिव काउंटर्स के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। एक काफ़ी हद तक क्लियरली फार्मा है, जहाँ पर हमने देखा जब भी बाजार में थोड़ी सी अनिश्चितता आती है तो इसमें खरीदारी आ जाती है। कुछ कंपनियां हैं जिनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लुपिन के आपने देखा, और उसमें काफ़ी इजाफा हो चुका है। क्या यहाँ कुछ मौका दिखता है आपको फार्मा में, या डिफेंसिव्स के तौर पे ही अगर एलोकेशन करना, थोड़ा सा एलोकेशन करने लोग अपने पोर्टफोलियो में? हाँ, देखिए, तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत एलोकेशन तो करना ही चाहिए डिफेंसिव में, और कंज्यूमर स्टेबल्स और फार्मा दोनों इसी कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। ऐसा नहीं कहना है कि फार्मा या कंज्यूमर स्टेपल्स जो हैं अपने, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, उनके लिए कोई कुछ गलत इकोनॉमी में होने वाला है। बट ये कहना है कि वैल्यूएशन इतना हाई है कि रिटर्न बनाने की संभावना काफ़ी कम है। तो अभी जो अगर हम मार्केट का वैल्यूएशन अगर हमें ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन अगर उसके अंदर झांक के देखें तो सिक्लिकल्स जो है वो करीबन 12 साल लो पे हैं एज़ कम्पेयर टू डिफेंसिव्स। तो इतनी दूरी है, मतलब सिक्लिकल्स में जो रिटर्न बनने की उम्मीद है, अब अगर मार्केट रिकवर करता है और इकोनॉमी रिकवर करती है, वो आपको डिफेंसिव में नहीं बनेगा। तो इसलिए बेटर होगा कि आप अपना जो प्रोपोर्शन आप डिफेंसिव में रखे हुए हैं उसको धीरे धीरे आप साइक्लिकल में लेके आएँ। तो यानी आप कह रहे हैं कि मेटल्स थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है आगे जाते हुए, अगर किसी को एलोकेट करना ही? देखिए, मेटल जो है वो इंटरनेशनल कमोडिटी है। तो मेरा कहना है कि जो आपके जो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स हैं, जिसके अंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, ऑटोज़ आते हैं, जिसमें मतलब कि बाहर की इकोनॉमीज़ के ऊपर आपको कोई कॉल लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सेक्टर्स में अभी जाने की ज़रूरत है। मेटल्स जो है वो एक चाइना पे कॉल हो जाता है कि चाइनीज़ इकोनॉमी कैसी करेगी, यूरोपियन इकोनॉमी कैसे करेगी। तो उसमें काफ़ी अभी मेरे हिसाब से दिक्कत है जो वर्ल्ड इकोनॉमी फेस कर रही है। तो मेटल्स हालांकि काफ़ी सस्ते लगने लगे हैं, बट आई थिंक अभी उनको अवॉइड किया जा सकता है। अभी हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी के जो ओरिएंटेड जो सेक्टर्स हैं उसमें हमें ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत है। ये बताइए कि IT में अब क्या किया जाए, क्योंकि आपने देखा था कि इन्फोसिस के नंबर्स के बाद बहुत ज़्यादा स्टॉक वीक होता हुआ नज़र आया। तो दूसरे कंपनियों में भी हम देख रहे हैं कि अब क्या है, एक सेक्टर अप्रोच नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें भी हम अलग अलग परफॉर्मेंस देख रहे हैं इस पूरे सेक्टर में। तो इसमें आपका क्या अप्रोच है, कुछ पसंद है आपको IT में? IT ही हमारा सबसे अंडरवेट सेक्टर है पूरे मॉडल पोर्टफोलियो में, और उसका कारण ये है कि अभी जो नए वीज़ा नॉर्म्स जो आ रहे हैं वो हमारे हिसाब से इंडियन कंपनीज़ के एकदम अगेंस्ट हैं। आउटसोर्सिंग के अगेंस्ट उतने नहीं है जितने इंडियन कंपनीज़ के अगेंस्ट हैं। तो उससे क्या है कि काफ़ी मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है। जो वीज़ा नॉर्म्स है वो कह रहे हैं कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग US में एम्प्लॉय करिए, और जो आज हमारा एडवांटेज है वो है लो कॉस्ट जो मैन पावर है आज इंडिया में। अगर वो एडवांटेज कम होता दिखेगा तो आई थिंक इस कंपनीज पे काफ़ी प्रेशर आ सकता है। रिजल्ट्स भी ठीक ठाक हैं, एक्सपेक्टेशन भी ग्रोथ की है 9-10% की अगले साल के लिए, बट वैल्यूएशन भी ठीक हाई है। तो जैसे अच्छी कंपनीज जो है TCS वगैरह वो 18-19 PE पे चल रही हैं। तो यहाँ पे जो कहते हैं रूम फॉर एरर वो काफ़ी कम है। तो यहाँ से आउट परफॉर्म करेंगे ऐसा नहीं लगता है, और अगर इंडियन रुपी स्ट्रेंथन होना अगर स्टार्ट हो गया तो अंडर परफॉर्म करने का बहुत बड़ा चांस है। तो वैल्यूएशन में कंफर्ट नहीं है, और वीज़ा नॉर्म्स की वजह से हम कहेंगे कि इनसे ज़रा दूर रहना चाहिए अभी।
चलिए, तो आईटी से दूर रहिए, हम लेते हैं फिलहाल एक ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ, खास बातचीत जारी रखेंगे, कहीं मत जाइए। अगर मैं कहूं कि आपको 5 टॉप स्टॉक्स चुनने हैं अगले एक साल के लिए, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि एक साल में जो निफ्टी है वो करीब 6,900 तक जा सकता है, यानी कि यहाँ से भी 1000 पॉइंट की रैली हम देख रहे हैं, तो वो 5 टॉप स्टॉक्स कौन से होंगे जो लोग अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं? देखिए, इसमें मैं सेक्टर बाय सेक्टर आपको बताता हूँ। क्या बाजार इस समय सरकार से ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिफॉर्म्स के मुद्दे पे वो कुछ और स्टेप्स उठाएं, या आपको लगता है कि एक किस्म का सेटिस्फैक्शन आ चुका है कि इसी पेस पे मूवमेंट होगी, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए? बेसिकली ऐसा है कि रिफॉर्म्स के अनाउंसमेंट तो बहुत हो चुके हैं। अब बाजार की अपेक्षा यह है कि ऑन द ग्राउंड कुछ एक्टिविटी स्टार्ट हो। ये बताइए कि एक इन्वेस्टर को इस समय बाजार को कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो अभी तक एफडी के अंदर अटके हुए हैं और अभी तक बाजार में नहीं आ पाए हैं, उनके लिए मेरी ये सलाह है कि अभी बहुत सारी कंपनीज है जिनका डिविडेंड यील्ड 5-6% के नज़दीक चला गया है, तो एटलीस्ट कम से कम वो एफडी से निकल के एक इन गवर्नमेंट स्टॉक्स में आ सकते हैं जहाँ पे डाउन साइड बहुत कम है। मार्केट लीडर्स में आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ बने हुए खास मेहमान मिस्टर राकेश अरोड़ा, वो मैनेजिंग डायरेक्टर है मक्वारी कैपिटल सिक्योरिटीज़ के। मिस्टर अरोड़ा, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सेक्टर्स की। आपने बैंक्स की बात की, आपने ऑटो की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको 5 टॉप स्टॉक्स चुनने हैं अगले एक साल के लिए, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि एक साल में जो निफ्टी है वो करीब 6,900 तक जा सकता है, यानी कि यहाँ से भी 1000 पॉइंट की रैली हम देख रहे हैं, तो वो 5 टॉप स्टॉक्स कौन से होंगे जो लोग अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं? देखिए, इसमें मैं सेक्टर बाय सेक्टर आपको बताता हूँ कि जैसे बैंक्स हैं उसमें हमारा टॉप स्टॉक होगा करीबन येस बैंक, और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में मैं रिकमेंड करूँगा कि एल&टी पे ध्यान दिया जाए। पावर और एनर्जी स्पेस पे मैं कहूँगा कोल इंडिया पे ध्यान दिया जाए। टेलीकॉम स्पेस में मैं बोलूँगा कि भारती एयरटेल पे, और ऑटोज़ में मैं बोलूँगा मारुति पे। तो ये 5 स्टॉक होंगे जिसमें इन्वेस्टर को फोकस करना चाहिए। चलिए, तो 5 शेयर जिसमें आप निवेश कर फ़ायदा कमा सकते हैं। लेकिन ये बताइए, क्या बाजार इस समय सरकार से ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिफॉर्म्स के मुद्दे पे वो कुछ और स्टेप्स उठाएं, या आपको लगता है कि एक किस्म का सेटिस्फैक्शन आ चुका है कि इसी पेस पे मूवमेंट होगी, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए? बेसिकली ऐसा है कि रिफॉर्म्स के अनाउंसमेंट तो बहुत हो चुके हैं। अब बाजार की अपेक्षा यह है कि ऑन द ग्राउंड कुछ एक्टिविटी स्टार्ट हो, तो सेकेंड हाफ में पूरा फोकस ये रहेगा कि ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है, क्या नए ऑर्डर हैं, कहाँ पे काम चालू हो गया है। तो अगर इसका एविडेंस निकल के आएगा तभी मार्केट में तेजी बनी रहेगी। ये बताइए, कई सारी कंपनियां हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं बाईबैक अनाउंसमेंट हो रही है, तो क्या आपको लग रहा है वहाँ पर भी एक मौका है कि जब बाईबैक होता है तो ऑब्वियसली जो शेयर प्राइस है उसको सपोर्ट मिल जाता है? हाँ, मतलब जैसे हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में देखा है कि अगर एक बायर आपको मालूम है इस भाव में खड़ा है तो स्टॉक उसके नीचे जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है, लेकिन यह है कि उससे ऊपर कितना जाएगा तो एक तरह की स्पेकुलेशन हो जाती है। अगर वो फेयर वैल्यू के नीचे है तभी उसमें देखना चाहिए, नहीं तो क्या है, इंतज़ार काफ़ी लंबा हो सकता है। कई बार स्टॉक्स 2-2 साल तक वहीं पड़े रहे हैं, तो इसलिए केवल उसी के भरोसे पे रहना ठीक नहीं है। इससे बेटर है कि जो लो वैल्यू और हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं उन पर ध्यान दिया जाए। ये बताइए कि कुछ और जो सेक्टर्स हैं जिसकी यूजुअली क्या है, लोग लार्ज कैप्स और जो इम्पोर्टेंट मेन सेक्टर्स होते हैं, बैंक्स हो गया, ऑटो हो गया, इंफ्रा हो गया, उसकी बात करते हैं, लेकिन कुछ और स्टॉक सेक्टर्स जैसे कि मीडिया, अगर आप देखेंगे पिछले साल 50% का रिटर्न मिला है, तो क्या ऐसे सेक्टर्स पर भी आपकी नज़रें हैं या आप इन पर क्या कॉल दे रहे हैं? मीडिया में देखिए ऐसा कि जो डिजिटाइजेशन की स्टोरी चल रही है वो काफ़ी मजबूत स्टोरी है, और आई थिंक अभी जैसे टियर 2 टियर 3 टाउन्स को कवर होगा तो इसमें काफ़ी लंबा रास्ता है जो अभी तय करना है मीडिया कंपनीज़ को। और इसके अंदर हम लोग का जो टॉपिक है वो है डिश टीवी। तो ये एक स्टॉक है जो हम मीडिया को की जो डिजिटाइजेशन स्टोरी है उसको प्ले करने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। ओके, ये बताइए कि एक इन्वेस्टर को इस समय बाजार को कैसे अप्रोच करना चाहिए, जो मानिए बाजार में निवेश नहीं कर पाया लेकिन देख रहा है कि बाजार धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, ऐसा है कि जो अभी तक एफडी के अंदर अटके हुए हैं और अभी तक बाजार में नहीं आ पाए हैं, उनके लिए मेरी ये सलाह है कि अभी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका डिविडेंड यील्ड 5-6% के नज़दीक चला गया है। जैसे कोल इंडिया ने अभी 4.5 रुपये और अनाउंस किया है, तो उसका 5% के ऊपर डिविडेंड यील्ड है। एनएमडीसी में करीबन 6-7% डिविडेंड यील्ड आने की उम्मीद है। अधिकतर पीएसयू बैंक्स 5-6% यील्ड पे चले गए, तो एटलीस्ट कम से कम वो एफडी से निकल के एक इन गवर्नमेंट स्टॉक्स में आ सकते हैं जहाँ पे डाउन साइड बहुत कम है, और 5-6% डिविडेंड यील्ड मिलना ही है तो करीबन एफडी जितना रिटर्न तो कमा ही लेंगे। तो आई थिंक इससे शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद और सिक्लिकल सेक्टर्स में आने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन क्या इन्वेस्टर को ये मान के चलना चाहिए कि क्योंकि उसको लगता है कि पिछले साल 25% का रिटर्न मिल गया सेंसेक्स निफ्टी में,
तो क्या उसको अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स हो सकता है कि एक साल इतना दे दें लेकिन फिर धीरे धीरे एवरेज आउट होता है, तो क्या उसकी स्ट्रैटेजी? देखिए, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जब गिरता है तो आप एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि 3 साल में तो ऊपर जा रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है। अब हो सकता है 3 महीने ना चले और 6 महीने भी ना चले, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो 2 से 3 साल का व्यू लेके ही मार्केट में निवेश करना चाहिए। और जिस तरह से मैंने कहा, अगर आप डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में अगर इनिशियली डालते हैं तो कम से कम एक आपकी रेगुलर इनकम भी होती रहेगी, तो इसलिए आपको इतनी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बताइए कि अगर किसी ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बाजार में, पैसा लगाया हुआ है बाजार में, और वो निकालने की सोच रहा है, क्या ये सही समय है थोड़ा सा प्रॉफिट निकालने का, प्रॉफिट बुक करने का? मेरा तो मानना है कि अभी रुकना चाहिए। जैसा मैं कह रहा था कि जैन फेब अगले साल तक मार्केट के पीक होने की उम्मीद हमें लगती है, तो अभी अगर 5-6 महीने और बने रहेंगे तो ऊपर का लेवल दिखाई देने की उम्मीद है। अगर बाजार पीक करते भी हैं, जैसे आप कह रहे हैं 6,900 7,000 के आसपास निफ्टी में, तो कितना करेक्शन हो सकता है अगर एक आइडिया लग जाए? देखिए, ऐसा कि वो डिपेंड करेगा कि किस तरह की परिस्थिति बन रही है इलेक्शंस में। अगर ये उम्मीद बन जाए कि भैया एक गठबंधन पूरी मजबूती के साथ आ जाएगा, तो आई डोंट थिंक उसमें कोई ज़्यादा गिरावट होने की उम्मीद है। 2-5% करेक्शन का चांस बनता है, लेकिन अगर सरकार या गठबंधन जो भी आता है उसकी स्थिति थोड़ी डावाडोल रहती है तो थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो अभी आई थिंक वो काफ़ी दूर है, 1 साल दूर है, तो उसके बारे में नज़दीक में ही बात करेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन ये बताइए कि आपने हमें बता दिया कि चलिए 1 साल में आपकी एक्सपेक्टेशन है 6,900 या 7,000 निफ्टी की, लेकिन इसके आगे अगर हम देखते हैं कि गठबंधन आ जाता है स्ट्रॉन्ग और ये सब फैक्टर्स हैं, आप क्या देख रहे हैं अगले 3 साल 4 साल के लिए? क्या आपका अपनी कैलकुलेशन है मार्केट्स के लिए? देखिए, अभी जो हमारा ये जो 6,900 का टारगेट है वो 15 टाइम अर्निंग्स FY14 के ऊपर है, और अगर मैं 3 साल की बात कर रहा हूँ तो 3 साल में कम से कम 50% अर्निंग्स ग्रोथ हो चुकी होगी मार्केट की। और अगर मेरे को 7 से 8% GDP ग्रोथ दिख रहा है तो मेरा मल्टीपल भी 15 से बढ़ के 17-18 हो चुका होगा। तो 60-70% ग्रोथ हो सकती है मार्केट की 3 साल में, अगर इलेक्शंस ठीक हो गए, सब कुछ सही रहा तो यानी आप कह रहे हैं 45 से 50,000 का सेंसेक्स हो सकता है, बशर्ते ये सब फैक्टर्स हों। जी। तो ये बताइए कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी को पैसा लगाना है, क्या वो पैसा लगा दे इस समय, जैसा आपने कहा, एक बार में, या धीरे धीरे करके लगाए? देखिए, वही हम कह रहे हैं कि हर गिरावट पे लगाना चाहिए। तो हर गिरावट को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए और उसी हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।